अगर स्वीकार है। हेलो। हेलो। हाँ, लग रहा है दो साथी अभी तक आए हैं। जयप्रकाश जी हैं। यथार्थ को मैं देख रहा हूँ। जयप्रकाश जी आ गए। यथार्थ वाचिंग में है। कुछ और भी साथी जुड़ जाएं तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा। साथी हमारे बीच अभी हमारे साथ बेगूसराय के युवा रंग निर्देशक और अभिनेता सचिन, जो हमारे साथ लगातार काम करते रहे हैं, वो यहाँ मौजूद है हमारे बीच। नमस्कार। जेपी। और अभी ये आए हैं, इन्होंने मुझे मदद करने की बात कही और मैंने कहा कि भाई अनीस अंकुर और जेपी भाई ने दोनों ने मुझसे कहा है। यह आवाज़ वहाँ पहुँच रही है? आवाज़ अगर पहुँच रही है तो आप डन का बता सकते हैं। अच्छा, गौतम गुलाल जी। हाँ ठीक। अनीस भाई ने कहा कि मैं बोलूं। साथी, इस क्वारंटाइन के कहर में जो आप कह सकते हैं कि यह एक जो वैश्विक महामारी है, और मैं इसको वैश्विक महामारी भी नहीं कहूँगा, मुझे लग रहा है कि आयातित जो वैश्विक महामारी है वो है। और उसी संदर्भ में लगता है कि पूरा जो हमारा देश है, और देश क्या पूरी दुनिया जिस तरीके से इस महामारी में फंसी है, यह फंस गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम अनलक्की साबित हुए हैं। और कहीं ना कहीं से ये लगता है कि कुछ न कुछ जो राजनीतिक कठिनाइयां रही हैं वो हमें मजबूर करती रही है। और ये समस्या जो बनती है, तो इसमें सबसे जो पहली मार पड़ती है अगर किन्हीं के ऊपर, तो वो मार पड़ती है मजदूर पर, उसके बाद जो मझोले किसान होते हैं उसके ऊपर, और उसके साथ जो चलने वाले हैं जो कामगार लोग, और खास करके जो हम रंगकर्मी हैं, उस रंगकर्मी को भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है जब लॉकडाउन की बात आती है। और वैसे लॉकडाउन की बात आती है जहां पर कि कोई तैयारी विशेष नहीं रहती है और अचानक से थोप दी जाती है। मैं साथियों ये बात इसलिए कह रहा हूं कि लगातार फेसबुक पर मैंने देखा और व्हाट्सएप पर मैंने देखा कि हमारे कई रंगकर्मी साथी, युवा साथी, जिनको की आर्थिक परेशानी है, वो आर्थिक परेशानी से लड़ रहे हैं, चाहे वो बेगूसराय के साथी हों या फिर पटना के साथी हैं, ये लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, बावजूद कठिनाई में हैं। ये बात मैं बार बार इस बात को सोचता था, और ये दिमाग में बातें चल रही थी बहुत पहले से। और मुझे लगता है कि लगभग आप कह सकते हैं कि 5-6 सालों से तो लगातार ये दिमाग में बात चल रही है कि रंगकर्मियों का जो माजरा है, जो मामला है, वो कैसे क्लियर हो सकता है, कैसे हम आर्थिक पहलू से अपने आप को संघर्ष करके उसको
हम उसका कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बहरहाल, जो अभी इस जनशक्ति के फेसबुक पर जो मुझे कहा गया, वो विषय मुझे दिया गया कि समकालीन रंग परिदृश्य एक जनपक्षधर दृष्टिकोण। साथियों, मैं अपनी बात कहना चाहूँ उसके पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बीच अभी लगातार कुछ साथी गुजरे हैं फिल्म की दुनिया में। ऋषि कपूर साहब, वो इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें याद किया जाना चाहिए। वो उस फिल्म की ही बात नहीं थी, बल्कि उनके जो पिता थे और उनके पितामह, ग्रैंडफादर, जिन्होंने इप्टा और पृथ्वी थिएटर की बुनियाद रखी थी, और एक जो रंगमंचीय परंपरा जो चली आ रही है उनके परिवार का, वो उसको लेकर मुझे लगता है कि ऋषि कपूर को याद आना ही करना ही चाहिए। और साथ ही जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आप देखते हैं, महसूस करते हैं कि पूरी दुनिया को उन्होंने बदला, पूरे सिनेमाई दुनिया को उन्होंने बदला, और खास करके जो भारत का जो सिनेमा है उसको बदला उन्होंने। वह दौर था जब उस दौर में राज कपूर की फिल्में फ्लॉप हो रही थी, और फिर बॉबी लेकर वो आते हैं ऋषि कपूर को लेकर, और जो एक पूरा रोमांटिक जो छवि बनता है, उस छवि को बरकरार रखते हुए एक नए ट्रेडिशन की शुरुआत उन्होंने की। तो इस रूप में मुझे लगता है कि उन्हें याद करना चाहिए एक रंगकर्मी होने के नाते। इरफान साहब चले गए, रंगमंच का बेताज बादशाह और फिल्म का बेताज बादशाह, जो संवाद कम अपने संवाद को जो आंखों से कहता था, वह सितारा चला गया। उषा गांगुली चली गई। मैं उषा गांगुली पर बात करूंगा बाद में, अपने इस वक्तव्य को जब मैं आगे बढ़ूंगा लेके, तो मैं उनके संदर्भ में बात करूंगा। कुछ और साथी चले गए, इप्टा के साथी गए, पटना के एक साथी गए, और जिनकी चर्चा भी दिन पहले हुई थी। उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए, उनको सलाम पेश करते हुए अपनी बात रखना चाहूंगा। साथियों, मुझे लगता है कि समकालीन रंग परिदृश्य को अगर जनपक्षीय दृष्टिकोण से अगर उसको खंगाला जाए, उसका मूल्यांकन किया जाए, तो उसके पहले थोड़ा सा मुझे लगता है कि इतिहास में जाने की जरूरत है, रंगमंच के इतिहास में जाने की जरूरत है। और रंगमंच का इतिहास को जानने से पहले भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो साहित्य है, साहित्य में हम प्रवेश करें। और चूंकि मैं बेगूसराय में हूं, और बेगूसराय की जब भी चर्चा होती है, बेगूसराय के रंगमंच की चर्चा जब भी होती है, तो उसके साथ साथ जो साहित्य विधा है, जो काव्यमय विधा है, जो आलोचना का विधा की जो विधा है, इस में जो निबंध की जो विधा है, उसमें रामधारी सिंह दिनकर की हम चर्चा कर ही देते हैं। और जब रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि, और जिनके लिए कि बराबर यहाँ पर कार्यक्रम होता रहा है, प्रत्येक वर्ष यहाँ बेगूसराय में कार्यक्रम होता है उनके गांव में, मैं भी उसमें जाता हूँ। साथी अनिस भी वहाँ पहुँचे हैं कई बार, और तमाम लोग, चाहे मदन कश्यप हो या अरुण कमल हो, डॉक्टर महेंद्र पांडे हो, नामवर सिंह, तमाम लोग वहाँ जाते रहे हैं। तो मुझे लगता है उनकी जो एक किताब है, संस्कृति के 4 अध्याय, अगर उसके 4 पॉइंट जो उसमें दिए गए हैं, जिस 4 पॉइंट की बात दिनकर ने की है, उसे अगर हम ले लेते हैं तो बात समझ में आने लगती है कि भारत का रंगमंच किस तरीके से जनपक्षधर रंगमंच की दिशा को तय करती रही है। मैं जो उन्होंने रखा है दिनकर ने, एक तो उन्होंने कहा कि जब भारत में आर्य लोग का पदार्पण होता है, और आर्य लोग का जब पदार्पण होता है भारत में, तो उस वक्त जो आर्यतर यहाँ समाज था, आप उसको कह सकते हैं मूल्यवासी कह सकते हैं, या अनारी कह सकते हैं, जो भी आप उस खाका में आप उनको रखें, शब्दों की अपनी जो शब्दावली है,
किसी शब्द को आप रख सकते हैं, लेकिन दिनकर ने जो आर्यतर शब्द को यूज उन्होंने किया है, तो थोड़ा नजदीक करो ना, तो वो जो मामला है दिनकर ने जो किया है, अब वो आप देख लें कि फ्रेमिंग सही जा रहा है। ओके, तो अब ये आप देख लें, महसूस करें कि पहली जो उन्होंने बात की अध्याय के बारे में, फर्स्ट अध्याय संस्कृति के 4 अध्याय में, उनका ये कहना है कि आर्य जब आते हैं भारत में, तो जो आर्यतर जो समाज था, उस आर्यतर समाज से, वो आर्यतर समाज से की जो संस्कृति थी और आर्यों की जो संस्कृति थी, दोनों में मेल होता है। आप रामशरण शर्मा की किताब को जब पढ़ेंगे तो इस बात की जानकारी आपको होगी कि जो देवी देवता था ना, देवी देवता जो थे, उनका भी जो रूप बदला, वो यहाँ के देवी देवता, आर्यतर जो देवी देवता थे लोगों का, कि वो उनके देवी देवता छोटे, उनका रूप छोटा था, वो उनके 2 ही हाथ थे। लेकिन जब आर्य के देवी देवता आए तो दो देवी देवताओं के शरीर में भी एक मिश्रण हुआ, और तब आप देखते हैं कि बाद के दिनों में भारत में जो देवी देवता होते हैं उनका आकार सेब का बता रहा है। सेब कर दो क्या? सेब कर दियो। सही है, सही है। नहीं, यहाँ कैंसिल कर दूं? यहाँ आ रहा है सेब का, यहाँ सेब का कुछ बता रहा है जी, थोड़ा सा। हाँ साथियों, और टेक्निकल परेशानी थी थोड़ी सी। तो आप यह देखते हैं कि उसमें एक नए तरीके से देवी देवता का ही प्रवेश होता है। उसी प्रकार से आप महसूस करेंगे कि आर्यों का जो आगमन होता है, उस आर्यों के आगमन के बाद जो उसकी जो संस्कृति है, उसके जो जानवर हैं, उसके जो पहनावा और हवा उसका है, वो संस्कृति और भारत की जो आर्यतर संस्कृति थी, उनमें दोनों में सम्मिश्रण होता है और एक नए संस्कृति, एक नए परिवेश, एक नई सभ्यता का निर्माण होता है। इसे कुछ लोग जो फांसीवादी तरीके से बात करने वाले लोग हैं, इसे वो दूसरे तरीके से रखने की कोशिश करते हैं। ये खतरा, इस खतरा को महसूस दिनकर ने बहुत पहले कर ली थी, और इसी कारण से दिनकर इस बात को कहते हैं कि यह एक क्रांति का रूप था, कि पहली जो क्रांति होती है वो पहली क्रांति होती है कि आर्य का आगमन होता है, आर्यतर के संस्कृति और सभ्यता से उसका मिश्रण होता है, और एक नई सभ्यता, नई संस्कृति का निर्माण होता है। जो बुनियाद आप कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक जो बुनियाद थी, या भारत की जो धर्मनिरपेक्षता की जो बुनियाद थी, वो बुनियाद वहां पर स्थापित होने की शुरुआत उसकी हो जाती है। आप उसको इस रूप में कह सकते हैं। और नेचुरली है कि जब संस्कृति और सभ्यता में जब एक नया रास्ता बनेगा, तो फिर उसमें आप देखेंगे कि जो रंगमंच की जो भी विधा रही हो, उस, या फिर जो लोक नाट्य की विधा रही हो, या कला की जो विधा रही हो, उसमें कहीं न कहीं से कुछ न कुछ एक नई चीज सामने आ रही होगी, ऐसा मैं महसूस करता हूं। हालांकि मैं बहुत उसको बहुत पुख्ता रूप में नहीं कह सकता, मैं संस्कृति के माध्यम से इस बात को रखना चाहता हूं दिनकर के को लेकर। दूसरी जो परिघटना होती है कि आर्य जब आते हैं तो फिर जो ब्राह्मण धर्म या सनातन धर्म की जो आप बात करते हैं, तो वो जो उसका जो उफान होता है, और उसकी अपनी पद्धति उसकी होती है, वैदिक पद्धति उसकी होती है, उसके पूजा पाठ करने के तरीके उसके होते हैं, उसके पहनावा ओढ़ावे के तरीके होते हैं, उसमें घंटी बजती है, घड़ियाल बजता है, ये सारे कुछ सामान बजते हैं। ये जो पूजा पाठ चल रहा था, और उसमें जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ब्राह्मणवाद या फिर सामंतवाद का जो एक लंबा सा दौर चला, उसके खिलाफ में महावीर और गौतम बुद्ध आते हैं, जैन धर्म और बुद्ध धर्म को लेकर। और वो आप काल देख लें, जब वो अशोक का वो समय आता है, अशोक के पहले आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, जब उनके जो पूर्वज हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय आता है, उसमें आप देख सकते हैं कि वो जैन धर्मी थे, और अशोक ने बौद्ध धर्म को कबूल किया। और उस समय की जो आप बाद में आप देखते हैं कि आम्रपाली की भी चर्चा होती है, वैशाली के नगर बरहू की चर्चा, जो नृत्यांगना थी, महारत हासिल की हुई थी। तो ये जो आप संस्कृति देखते हैं, तो जो बुद्धों का आगमन होता है और जो जैनियों का आगमन होता है, और खास करके महावीर और बुद्ध, गौतम बुद्ध, तो ब्राह्मण धर्म को बहुत तेजी से साइड ट्रैक होना पड़ता है।
ये भी एक नए क्रांति की बात होती है। लेकिन ये बात भी तय है कि अगर किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी संस्कृति के ऊपर अगर कोई दूसरी संस्कृति आती है, कोई दूसरी सभ्यता आने की तैयारी होती है, या फिर किसी अन्य विचारधारा का जब आगमन होता है, तो वह सीधे रूप में पहला जो रखा हुआ, पहली जो रखी हुई वस्तुएं होती हैं, पहला जो चीज़ रखा हुआ आता है, या पहली जो विचारधारा होती है, वो विचारधारा एकदम से ख़त्म नहीं होती है। और वो फिर उसमें आप कह सकते हैं कि उसमें एक नया है, वो एक मिश्रण आप कह सकते हैं, वो नया मिश्रण तैयार हो जाता है। तो आप देख लें कि पहली बात होती है कि आर्यतर जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसमें आर्यों का संस्कृति सभ्यता प्रवेश करता है। और फिर उसके बाद जो ब्राह्मण धर्म है या जो वैदिक सभ्यता जो चलता है, वो वैदिक सभ्यता के चलने की बात होती है। वो वैदिक सभ्यता जो बुद्धिज्म आता है, जो जैनिज्म आता है, उसमें वो खत्म होने के साथ साथ भी एक नई संस्कृति का उसमें इजाफा होता है, और उसके जो गुण हैं और इसके गुण दोनों में समावेश होता है। आप इस बात को देखते हैं। अब ये आपका वो चलता रहता है। फिर जो तीसरी सबसे बड़ी परिघटना वो कह रहे हैं, अब देखिए उसमें आप कह सकते हैं जो बुद्ध के समय में जो रंगमंच हुआ, जो भी जो नाटककार हुए, या फिर उसके पहले संस्कृत नाटकों में जो भी नाटककार हुए, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की चर्चा होती है, भट्टलोलूट की चर्चा होती है, कई एक उसमें आते हैं, इनकी अब चर्चा होते हैं। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में बहुत उस पर नहीं जाऊंगा, वो बात की चीज़ें हैं। ये सारी बातें उसमें चलती रहती हैं। ये रंगमंच के हिसाब से भी वो बातें इसके साथ आती हैं। तीसरी जो धारा आती है वो मध्य जो कालीन है, वो मध्यकालीन में जो इस्लाम का जो प्रवेश होता है, जो इस्लामिक, आप ये कहने वाले लोग कह रहे हैं कि इस्लाम का अटैक हुआ, लेकिन इस्लाम का अटैक हुआ तो उस इस्लाम के अटैक के साथ साथ बाद के जो उसके जो रूलर थे, बाद के रूलर ने इसको यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया, इस धरती को, भारत को, इस हिंदुस्तान को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और यहाँ वो रह गए। लेकिन जब रहते हैं तो जो खूबसूरत जो स्थापत्य कला है, जो खूबसूरत स्थापत्य कला है, जिसको आप देख रहे हैं कि आप दिल्ली में आप जाएं तो वो स्थापत्य कला है, जो उर्दू और फारसी का जो साहित्य है वो आपके साथ आता है। जो अकबर के टाइम में फिर जो तुलसीदास भी आ जाते हैं, जहाँ पर उत्तर रामचरितमानस की पूरी वो पूरा लिखा जाता है। और आप देख रहे हैं कि आप उत्तर रामचरितमानस के आधार पर जो अभी या रामचरितमानस के आधार पर जो चल रहा है, रामायण कितना पॉपुलर होता है। वाल्मीकि रामायण को अगर आप लेते, ठीक है, वाल्मीकि रामायण है अपनी जगह पर, उन्होंने लिखा। वाल्मीकि रामायण को अगर आगे नहीं बढ़ाया गया तो वो एक निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि ब्राह्मणिज्म का सवाल था, उसको उस रूप में नहीं बढ़ाया गया। लेकिन उसके आधार पर, वाल्मीकि के आधार पर जो ये तुलसीदास, उसकी जो भाषा है, उसकी जो भाषा में जो सरलता है, उसकी भाषा में जो मिठास है, वो मिठास रामायण को पॉपुलर कर देता है। इस बात को समझने की जरूरत है। और इसी चीज को दिनकर अपने आप में ये कहना चाहते हैं कि और वो जब वहां, जब उस समय का नृत्य है, उस समय का गीत है, उस समय का जो, तो वो आप देखेंगे कि दोनों का जब मिश्रण होता है तो एक नई संस्कृति और मजबूत धारा के रूप में आती है, बिल्कुल मजबूत स्थिति में। अब देख लें किस तरीके से उत्तरोत्तर भारत कैसे विकास कर रहा है संस्कृति को लेकर, किस तरीके से भारत में ये लग रहा है ना कि एक पूरा एक माहौल पैदा कर रहा है, एक नई संस्कृति, नई तेवर के साथ भारत सामने आ रहा है। कि अब आप फिर आप आगे जाइए, फिर दिनकर कहते हैं कि यूरोप का आगमन होता है। यूरोप यानी कि अंग्रेजों का आगमन। अब ये अंग्रेजों का आगमन होता है तो फिर आपके पहनावा ओढ़ावा में आप में परिवर्तन होता है। जो आप पहन रहे थे इस्लाम के आने के बाद, जो आपका पहनावा ओढ़ावा था, उसमें परिवर्तन होता है। वो पाजामा, वो साफा के जगह पर अब वो परिवर्तन होके उसमें आप फुल पेंट और शर्ट पे आते हैं। अब यहीं से ये शुरुआत होती है पूरी धर्मनिरपेक्ष जो संस्कृति और सभ्यता है, उसका ताना बाना बनता है, ताना बाना बुना जाता है, और नई संस्कृति, धर्मनिरपेक्षता की जो संस्कृति है वो आपके सामने आ जाता है। और यहीं पर
जो कट्टरवादी चीज़ें हैं वो भी चलती रहती है, जो कि आप देख रहे हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी एक धारा चली और उस धारा के फिर क्या परिणाम हुआ, फिर उस पर मैं बहुत राजनीतिक बातों को मैं रखना नहीं चाहूँगा। गरज मैं ये कहना चाहता था कि संस्कृत नाटक में जिस तरीके से, अब इसको मैं अब इस फ्रेम में दिनकर के ये 4 जो अध्याय हैं, इसको अगर आप रंगमंच के फ्रेम में रखते हैं तो बात कहाँ से चलती है, कैसे बनती है बात, मैं उस पर आपसे साथियों बात करना चाह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि संस्कृत नाटकों की परंपरा जो बनी, एक बात है कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र आया कि उसके पहले ग्रीक थिएटर आ गया और ग्रीक थिएटर में एरिस्टोटल की जो विरेचन का सिद्धांत है, और फिर इधर जो उसका जो महाकाव्य है एरिस्टोटल का, अरस्तु का विरेचन सिद्धांत को लेकर, और इधर जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र आता है। और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी आप देखते हैं कि देवी और राक्षसों के बीच में संघर्ष को दिखाया गया। अब यहीं से आप देख सकते हैं कि भारत की परंपरा में जो संस्कृति सभ्यता की जो परंपरा रही थी वह रंगमंच पर भी आता है उसका प्रभाव। और आप देखते हैं कि प्रोसेनियम थिएटर बनाने की बात भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में आता है, जिस पर कि आप उसका पूरा प्रोसेनियम थिएटर की उसकी पूरी चर्चा है, पूरी परिचर्चा है उस पर। और यह कहा जाता है कि बाहर में चूंकि थिएटर हो रहा था तो दानव लोग आए और उन्होंने कहा कि भाई मुझे भी नाटक करने दो, मैं भी यहाँ का हूँ मूल निवासी। और अंग्रेजों ने उसको भगा दिया, संघर्ष हुआ, और फिर जो दानव थे, जो मूल निवासी थे, उन्होंने उसका जो बना हुआ था उसका मंच, उस मंच को उसने उसको तोड़ फोड़ दिया, ऐसी कहावत है। और तब प्रोसेनियम थिएटर बनता है। अब देखिए उसी प्रोसेनियम थिएटर को आप लेके चलिए, अब उसको अगर आप खुले मंच पर कहते हैं तो जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो खुले मंच की चर्चा हो रही है उसको अगर आप ले रहे हैं, अगर बादल सरकार के आनंद थिएटर में, बादल सरकार के का जो मुक्ताकाश मंच है, या बादल सरकार का जो थिएटर, जो इंटीमेट थिएटर है, जो थर्ड थिएटर की बात जो करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है कि बादल सरकार ने ग्रोतोवस्की की बात की, ग्रोतोवस्की के थिएटर के उनके पुअर थिएटर को उन्होंने अडॉप्ट किया, उनका पूरा प्रभाव था। मैं आपको जोड़ के ये चलना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ साथियों कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी मुक्ताकाश मंच हुआ करता था, और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में लाइट का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, लाइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लाइट का कॉन्सेप्ट क्या था? तो अग्नि जलेगा, अग्नि को जलना था, उसमें ये था। लाइट डिजाइन बाद में आया, तो पीटर ब्रूक का जमाना आया, तो पीटर ब्रूक के जमाने में लाइट का पूरा कॉन्सेप्ट है आपके बीच, कई एक एंगल से आप लाइट देखते हैं। तो आप यह महसूस कीजिए कि जिस तरीके से भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो परंपरा चली और उसका एडॉप्टेशन अगर बाद में स्तानिस्लावस्की करते हैं, हालांकि ये कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास भी नहीं है, लेकिन ऐसी मान्यता लोगों का, रंगकर्मियों का ये कहना है। जब मैं थिएटर से कर रहा था पीजी मिथिला यूनिवर्सिटी में, तो उस समय में हमारे रंगकर्मी साथियों के बीच में ये बात की चर्चा आई थी कि भाई स्तानिस्लावस्की जिस भावना प्रधान की बात करते हैं, जिस इंस्टिंक्ट की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं तो ऐसा तो नहीं है कि जो रस निष्पत्ति का जो मामला है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, उस रस निष्पत्ति की तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसी स्मृति की बात तो नहीं कर रहे हैं, उसी भाव की बात तो नहीं कर रहे हैं, उसी परिकल्पना की बात तो नहीं कर रहे हैं जिस परिकल्पना की बात भरत मुनि ने कर दी है। लेकिन उसके फॉर्मेट में चेंजिंग आता है, उसके फॉर्मेट में स्तानिस्लावस्की चेंजिंग लाते हैं। अब ये बात है कि स्तानिस्लावस्की अगर चेंजिंग लाते हैं तो स्तानिस्लावस्की आते कहां से हैं, या स्तानिस्लावस्की का प्रभाव भारत में पड़ता कैसे है। स्तानिस्लावस्की आते हैं बिल्कुल जो सोवियत रूस का जो आंदोलन चलता है, जो कॉमरेड लेनिन का जो आंदोलन चलता है, उस आंदोलन के बाद जो मॉस्को थिएटर जो का वहाँ निर्माण होता है, उसमें स्तानिस्लावस्की आते हैं। बहुत सारे रंगकर्मियों का ये कहना है स्तानिस्लावस्की के बारे में कि स्तानिस्लावस्की मार्क्सवादी नहीं थे। मैं भी, चलिए मैं मान लेता हूँ कि मार्क्सवादी नहीं थे,
लेकिन उनके थिएटर में जनपक्षधरता थी। इससे आप कहीं भाग सकते हैं क्या साथियों? उनके थिएटर में जनपक्षता अगर नहीं थी तो फिर चेखव क्यों उन्हें पसंद थे, टॉल्स्टॉय उन्हें क्यों पसंद थे, इब्सन को उन्होंने क्यों पसंद किया, जो बिल्कुल प्रकृतिवादी नाटक लिख रहे थे, जो बाद में यथार्थवादी नाटक के रूप में आता है। तो आप जब देखेंगे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को लेकर जब आगे बढ़ेंगे, और फिर उधर आप जब ग्रीक थिएटर की चर्चा करते हैं, अरिस्टोटल की चर्चा करते हैं, ग्रीक थिएटर में फिर लंबी सोफोक्लिस से लेकर पूरा वो चलता है, एडिपस वगैरह बहुत सारी चीज़ करते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, मैं भारत के ही इर्द गिर्द अपनी बात को रखने की कोशिश करूँगा। तो आपको संस्कृत नाटक के बाद आपको प्रवेश करना पड़ेगा फिर लोक नाट्य परंपरा की ओर। जो लोक नाट्य की परंपरा है उसमें दो तरह की देखिए बात आती है साथी। जगदीश चंद्र माथुर को भी आप पढ़ेंगे, और फिर अन्य जो भी हैं उनको आप पढ़ेंगे, ओम प्रकाश भारती को पढ़ेंगे, या अन्य भी जो भी साथी हैं उनको पढ़ेंगे, या देवेंद्र जमपुर का भी कहीं कहीं आप मिलता है आपको, तो आप देखेंगे कि जो लोक नाटक की परंपरा है उसके बारे में यह कहा जाता रहा है मूल रूप से कि इसके कोई स्क्रिप्ट नहीं हुआ करते थे। ये सीधे रूप में कलाकार मंच पर आए और पूर्व रंग का हुआ, पूर्व रंग में लोग ढोलक नगाड़ा ये सब बजा, ये चल रहा है, गीत चल रहा है, लोग आ रहे हैं, घर में हैं, खाना बना रहे हैं, बाहर में वो थिएटर हो रहा है, लोग आ गए, खाना बना के आ गए, रात भर रात जगा हुआ, ये चला उसमें। लेकिन उस लोक नाटक के परंपरा को अगर आप जब देखिएगा, जब आप कीर्तनिया में प्रवेश कीजिएगा, जो मिथिला की कीर्तनिया शैली है, कीर्तनिया में प्रवेश कीजिएगा तो आप देखिएगा असंग मान कईयक नाटक उसमें लिखा गया, स्क्रिप्ट कईयक लिखा गया। अब वहां पर एक है विरोधाभास, एक अंतर्द्वंद है, हमारे मन में वो चलता है कि भाई अगर स्क्रिप्टिंग नहीं है तो फिर ये हम कैसे देख रहे हैं कि भाई उमापति का परिजात हरण हम देख, गोरक्ष विजय हम कभी विद्यापति का देख लेते हैं, और इसी उमापति को के परिजात हरण को हम अंकिया में देख लेते हैं। उसी राधा कृष्ण की चर्चा, उसी कृष्ण की जो पत्नी है उनकी चर्चा हम देख लेते हैं, उसमें यात्रा में हम देख लेते हैं। एक पूरा जो कीर्तनिया शैली चला था उस दौर में, और वो जो दौर जो चला, जो आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल और बिहार एक ही था, और फिर असम उससे सटता था, तो ये पूरा जोन आपका अगर बन रहा था, उस पूरे जोन में जो नाटक हो रहे थे, वो चाहे अंकिया में नाटक हो, चाहे यात्रा में नाटक हो, और चाहे यात्रा में तो यहाँ तक बात आई कि उत्पल दत्त ने यात्रा शैली में नाटक किया, जनपक्षीय नाटक को किया उत्पल दत्त साहब ने। ये जो पूरी एक लंबी जो धारा चली है, इस लंबी जो धारा जो चली है उसमें मैं कह रहा हूं कि स्क्रिप्टिंग था। बाद में आप देखते हैं कि नौटंकी में भी स्क्रिप्टिंग आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर आप लोक नाट्य परंपरा में जाते क्यों हैं? इसका मतलब जाते इसलिए है कि वहां की जो उस दौर की जो वाद्य यंत्र थे, उस दौर का जो फॉर्मेट था नाटक करने का, वह फॉर्मेट एक बेहतरीन फॉर्मेट था, जिसमें कि मामूली चौकी लगती थी, चौकी लगा दिया जाता था, या कोई स्टेज मामूली बना दिया जाता था, एक पर्दा लगा दिया जाता था, पेट्रोमेक्स चला दिया जाता था, और नाटक गायन प्रधान होता था, संगीत प्रधान होता था, नृत्य प्रधान होता था, और उसमें कथ्य थे, उस समय की बातें उसमें रखी गई थी, और इस तरीके से वह नाटक आगे बढ़ता था और अपनी बात को कहता था। और उस नाटक के माध्यम से अगर परिजात हरण की चर्चा होती है, अगर कृष्ण को उसमें मजबूत दिखा जाता, तो उसके पीछे का रीजन ये होता है कि हमारे पात्र इतने मजबूत थे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पारसी थिएटर में आप जाइए, जब वीर अभिमन्यु का नाटक होता है, क्यों वीर अभिमन्यु नाटक होता है? वह देशभक्ति को जगाने की बात थी। चूंकि इतना ज्यादा दमन था, इतना ज्यादा शोषण था, कि उस शोषण और दमन के कारण जो शासकीय दमन था उस दौर में, उस दमन के खिलाफ सीधी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी, तो रंगमंच एक विधा बना, जिस रंगमंच की विधा के कारण उस समय के लोग वीर अभिमन्यु नाटक करते थे, उसमें वीरता दिखाते थे, और यह कहते थे कि हमारा राजा या हमारा नायक वीर अभिमन्यु होगा, और इसलिए इस तरीके से तुम यूनिटी बनाओ अपना। एक तरीका एक कायम किया गया था, एक निगेटिव एक जो आप निगेटिव नहीं कह सकते, एक अलग तरीके से अख्तियार किया गया था कि इस प्रकार से आप देश की आज़ादी के लिए लोगों को तैयार कर सकते हैं।
ये पूरी परंपरा चली। अब वहीं पे आप जाइए, जब साउथ में जब जाते हैं तो कुडियट्टम है। कुडियट्टम तो आप उसको आप मंदिर में आप कह सकते हैं कि वो उसकी उसकी प्रस्तुति होती रही है। या फिर जब आप तेरुकुत्तू के जाते हैं तो तेरुकुत्तू जो नाटक है, उसका लोक नाटक, उसको मुझे लग रहा है कि वो तो नुक्कड़ नाटक का बहुत नजदीक है। वो बिल्कुल नुक्कड़ नाटक के नजदीक है। वो सड़क पर उसकी प्रस्तुति होती थी, पीछे एक कर्टेन लगता था और समस्या प्रधान नाटक भी होता था, और धार्मिक नाटकों को, धार्मिक जो उसका जो थीम था उसको लेकर वो नाटक होता था। ये परंपरा जो नुक्कड़ की परंपरा है, स्ट्रीट नाटकों की जो परंपरा, जो जनपक्षधरता की परंपरा है, ये परंपरा हमारे लोक नाटकों में था। और मैं ये कह रहा हूं कि जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र था, वहां पर जो ओपन थिएटर होता था और जो प्रोसिनियम की जो बनने के बाद लड़ाई हुई, इसकी शुरुआत तो वहीं से हो गई थी। जनपक्षधर जो दृष्टिकोण था वो उसका प्रस्थान बिंदु वहां से स्टार्ट हो चुका था। अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। लोक नाट्य परंपरा पर एक लंबी बहस हो सकती है, एक लंबे दौर में हम जा सकते हैं। और लोक नाट्य परंपरा को लेकर बाद में किस तरीके से नृत्य शैली और लोक नाट्य परंपरा का मिश्रण हुआ, आप उसको देखेंगे। जिसकी चर्चा दिनकर कर रहे थे, साहित्य को लेकर, सभ्यता संस्कृति को लेकर, मैं उसको रंगमंच में कैसे उसको आप पिरो सकते हैं, उसको आप देखिए। कि उसके बाद फिर आता है औपनिवेशिक जो दौर है, जो अंग्रेजों का दौर है, वो चला है। उस दौर में पारसी थिएटर तो आ गया, उसके पहले पारसी थिएटर आ गया। पारसी थिएटर में आप देख रहे हैं कि उसकी अपनी एक जो व्यावसायिकता थी। अब वो व्यावसायिकता को आप महसूस करें कि पारसी थिएटर में आप देखेंगे कि दर्शकों से ही पैसा लिया जाता था, दर्शक ही टिकट लेकर आते थे। अब आप उसको प्रोफेशनल कहने वाले लोग प्रोफेशनल कहेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि जनसहयोग का नाटक था, कि जनता उसमें पैसा देती थी और उसमें कई तरह के नाटक हो रहे थे। गुजरात में, कलकत्ता में वो नाटक शुरू हुआ। शुरुआती दौर में ठीक है, मनोरंजन के लिए किया गया। शुरुआती दौर में अंग्रेजों के मनोरंजन के लिए वहां के कुछ पारसी लोगों ने उसकी स्थापना की, पारसी थिएटर शुरू हुआ। बाद में उसमें विक्टोरियन थिएटर या एलिजाबेथन थिएटर, या आप कह सकते हैं शेक्सपियरियन थिएटर की जो चीजें हैं, जो उसको उसमें शामिल किया गया। पर्दा हो या वेशभूषा हो, या फिर कुछ टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, कुछ चमत्कार को इस्तेमाल किया गया कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए इससे कि दर्शक ये है। और उसके बाद धीरे धीरे वो सिनेमा के प्रभाव में आने लगा और बाद में उसकी खत्म। देखिए, एक लंबा दौर चलता है पारसी थिएटर का, और वह पारसी थिएटर का जो लंबा दौर चलता है वह जनता के सहयोग से चलता है। उसमें किसी सरकारी अनुदान या किसी राजा रजवाड़े के अनुदान की बात उसमें बहुत कम मिलती है। ये आप जनता के रंगमंच को कह सकते हैं। तो आप आज के तारीख में आप यह कह ही नहीं सकते हैं कि व्यवसायिक होने के लिए, प्रोफेशनल होने के लिए हमको राजा रजवाड़े या सरकार के अनुदान या प्रोजेक्ट की ही सीधी बहुत जरूरत हमको पड़ेगी। उसके लिए जन सहयोग था, उसका बड़ा मिसाल था मराठी रंगमंच, उसका बड़ा मिसाल रंगमंच, उसका बहुत बड़ा मिसाल रहा है आपको पारसी रंगमंच, जिसमें कि आप देख लीजिए, आगा हंस कश्मीरी को देख लीजिए, अभी भी आप उनका नाटक करते हैं, एनएसडी उनका नाटक हो रहा है, अभी वो नाटक कर रहे हैं। तो आप बेताब का नाटक देख लीजिए, अब राधेश्याम गायक आप वो गा रहे हैं, उनको आप देख लीजिए। ये सारी जो चीजें चलती हैं तो आपको लगेगा कि ये पारसी रंगमंच का जो थिएटर था उसकी भले बुनियाद बहुत बाद में आके हिली, बहुत बाद में जाके गड़बड़ स्थिति में बनी, वो सिनेमाई चकाचौंध के कारण ये हो सकता है, लेकिन वह जनसहयोग से चला। मैं अब दूसरे विषय पे मैं आना चाहूंगा, पर सीधे मैं बहुत पारसी रंगमंच में नहीं जाके सीधे मैं आ जाना चाहता हूँ। जो औपनिवेशिक दौर की मैंने बात की, उस दौर में जानकी मंगलम की चर्चा होती है। उस दौर में विष्णुदेव भावे का नाटक राजा गोपीचंद की चर्चा होती है, एक आनंद रघुनंदन की चर्चा होती है। ये दौर जो चला था अंग्रेजों का दौर था, यथार्थवादी नाटकों का दौर चला था। जो चेखव के नाटकों, चेखव की कहानियों
से प्रभावित वह दौर था। और वह आगे बढ़ते हुए फिर एक जबरदस्त परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन आता है भारतेंदु के आने के बाद। जब भारतेंदु आते हैं, भारतेंदु का जब विद्या सुंदर आता है, उनका नाटक भारत दुर्दशा जब आता है, जब आप उसको देखते हैं, सवैजात गोपाल की जिस बात की चर्चा है कि सब जाति के बारे में है, जो आज जो जाति जिस तरीके से एक दौर में जाति का पूरा चला था, उसकी वो चर्चा है। और फिर अंधेर नगरी, तो आज भी अंधेर नगरी वो पूरा आप देख सकते हैं कि उसको कई एक फॉर्म में किया गया। लेकिन जब अंधेर नगरी को आप देखेंगे तो बर्तोल्ट ब्रेख्त ने जो एलिएशन थ्योरी को जो बताया था, स्तानिस्लावस्की के भाव को के खिलाफ, जो उन्होंने कहा था कि अभिनेता को यह समझना चाहिए कि मैं अभिनय कर रहा हूँ, और अभिनेता को यह भी समझना चाहिए कि मेरे नाटक करने से इतना ज़्यादा भावुक न दर्शक हो जाए कि वह रोने लगे मेरे दर्द भरे अभिनय को देखकर। आपको यह बताना है कि हमारे अभिनेता को यह बताना है कि हमारा दर्शक इस बात को समझे कि किसी अगर मजदूर के बारे में कहानी कही जा रही है, किसी किसान के बारे में कहानी कही जा रही है, उसके दर्द को कहा जा रहा है, तो उसके दर्द को समझने की ज़रूरत है, ना कि उसके दर्द के साथ रोने की ज़रूरत है, और ना ही नियतिवाद का शिकार होना है। इस चीज़ को बर्तोल्ट ब्रेख्त रखते हैं। और इसी चीज़ को बाद के दिनों में आप जब देखते हैं कि यथार्थवादी नाटक का जो सिलसिला चला भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद, फिर जयशंकर प्रसाद का दौर आता है, जब ऐतिहासिक कथ्य को लेकर वो नाटक रचते हैं, स्कंदूप करते हैं, रूप स्वामिनी करते हैं, कई एक नाटक करते हैं। उस पर विवाद बाद में आया कि भाई उसकी प्रस्तुति नहीं हो सकती है, लेकिन बाद के दिनों में तो हमारे रंगकर्मियों ने, हमारे रंग दर्शकों ने उसकी प्रस्तुति की, अपने तरीके से लोगों ने किया, और अच्छी प्रस्तुति भी रही। जो आप वो इस रूप में आप कह सकते हैं ना कि जयशंकर प्रसाद ने एक दृश्य काव्य का संयोजन किया। अगर भारतेंदु ने एक आंदोलन किया कि नुक्कड़ नाटक को और एकल नाटक को कि ये नुक्कड़ नाटक के आप कह सकते हैं पृष्ठभूमि तैयार की अगर अंधेर नगरी को लेकर, तो जयशंकर प्रसाद को आप कह सकते हैं कि दृश्य काव्य को लेकर उन्होंने एक ऐतिहासिक कार्य किया है। मैं ध्रुव स्वामिनी के बाद फिर बाद का और दौर आता है, जब आप देखते हैं कि कुछ पाठ्य नाटककार भी हुए जिनके नाटक को पढ़ा गया। वो नाटककार थे लक्ष्मी नारायण मिश्र थे, सेठ गोविंद दास थे, हरिकृष्ण थे, इन लोगों का नाटक चला। और उसी बीच में उस दौर में स्वतंत्रता आंदोलन के पहले के दौर में रविन्द्रनाथ ठाकुर आ जाते हैं, और वो अपने नाटकों के साथ, अपने गीतों के साथ वहाँ पे वो मौजूद रहते हैं, ये वहाँ पे आ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बंगला थिएटर और हिंदी थिएटर, मराठी थिएटर, ये सारे जगहों पर इसका होना शुरू होता है, ये सिलसिला चलता है। और तब जब अकाल का समय आता है तो उसके पहले ही प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो जाती है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो जाती है उसके ठीक पहले, और उस प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद जो मुझे लग रहा है कि उसी दौर में कुछ नाटक हुए, कुछ टीमें बनी, और वो टीम बनने के बाद यह महसूस हुआ जैसे कि बॉम्बे का सेंट्रल ग्रुप बना, इस तरीके से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ, सांप्रदायिकता और फांसीवाद के खिलाफ जो गीत तैयार हुए, तो उसके बाद यह प्रदेश के साथियों को यह महसूस हुआ। प्रदेश की स्थापना 1936 में होती है, तो बंगाल कल्चर स्क्वाड, बॉम्बे कल्चर स्क्वाड और बंगाल की सांस्कृतिक इकाई जब काम लगातार कर रही थी, तो बिल्कुल साथी, मैं बिंब के प्रयोग पर भी मैं अपनी बात को रखूंगा। मैं वहाँ जाऊंगा, मैं निश्चित जाऊंगा। रविंद्र कुमार दिवाकर जी बात रख रहे हैं, मैं बिंब पर भी मैं आऊँगा, बिल्कुल मैं आऊँगा, अब वहीं पे मैं आऊँगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो उसके बाद ये महसूस हुआ कि एक बड़ा सा थिएटर ग्रुप चले, और तब इप्टा का निर्माण होता है आपको 1943 में, जब बंगाल में अकाल पड़ता है। उसके बाद इप्टा की एक लंबी परंपरा चलती है, और वो लंबी परंपरा जो चलती है वो सीधे रूप में वह नाटक को
राजा रजवाड़ा या राजा जो नायक हुआ करता था उससे निकालकर जो भगवान जो हुआ करते थे, जो देवी देवता जो नायक नायिका हुआ करते थे, उससे निकालकर इप्टा ने आम लोगों को सामने खड़ा किया। फिर इप्टा के नाटक में मजदूर आने लगे नायक के रूप में, किसान आने लगे नजदीक, नवान्न की प्रस्तुति होती है, शंभुमित्र जैसे लोग आते हैं, उत्पल दत्त जैसे लोग आते हैं, जो कोयला के मजदूरों, जो कोल खादान के मजदूरों की बात करते हैं। ये सीधे रूप में नाटक आता है। और फिर उस दौर के बाद इप्टा अपने आप को अलग करती है, इप्टा निष्क्रिय होती है। उसके राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर 80 के दशक में पुनः जब एक चलता है, जब इमरजेंसी का दौर चलता है, तो इमरजेंसी के दौर में एक नए नाटक, नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत होती है इप्टा के द्वारा, निशांत के द्वारा, जन नाट्य मंच के द्वारा, जन संस्कृति मंच के जो पहले की जो टीमें थी उसके द्वारा, युवानीत है या हीरावल है उसके द्वारा, जो जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा उसके पहले हुआ करता था उन टीम के द्वारा। और एक देखते हैं कि लंबी फहरिस्त उसके बाद बनती है, जंगीराम की हवेली हो, तमाशा हो, शिवराम का नाटक हो, जनता पागल हो गई हो। ये सारे नाटक एक तरीके से 100,000 की संख्या में उसकी प्रस्तुति होती है। और फिर 90 के दशक में पुनः इप्टा आता है, और तब आप देखते हैं कि कबीरा खारा बाजार में नाटक है, या फिर आप देखते हैं कि मनोज मित्र का नाटक बगिया बांझारा मुथ लेके चले आते हैं, और फिर उधर हबीब साहब चले आते हैं। हबीब तनवीर आ चुके हैं, पहले आ चुके हैं, और हबीब तनवीर जो ब्रेक की जो शैली है, उस ब्रेक की शैली को लेकर नाटक करते हैं। एक उनकी जो धारा चलती है वो नाटक लेके चलते हैं ब्रेक की शैली को, चरणदास चोर हो या पोंगा पंडित हो या जो भी उनका नाटक चल रहा था उसको लेकर पूरे व्यक्ति शैली को। और चरणदास चोर में तो पूरे ब्रेक की जो एलिनिएशन की थ्योरी है, जो अलगाववाद का सिद्धांत है, उसको प्रतिपादित करते हैं, उसको लेके चलते हैं। हमारी टीम में भी रंगनायक ने किया, सचिन के निर्देशन में उसका नाटक किया, कई लोगों ने किया। और उसी जो एलिनेशन थ्योरी है, उसी एलिनेशन थ्योरी के आधार पर आप देखते हैं कि जो लोक नाट्य परंपरा है उसको भिखारी ठाकुर अलगाववाद के सिद्धांत को लेकर उसको सामने आते हैं। जो मजदूरों के पलायन को लेकर वह नाटक वह लिखा जाता है। उस समय के जो सामाजिक जो विसंगतियां हैं, ये एक दौर चलता है, लेकिन उसमें भी जनसहयोग है। अगर आप देखिए कि भिखारी ठाकुर कहीं कोई नौकरी नहीं करते थे, भिखारी ठाकुर जहां भी नाटक करते थे वो जनसहयोग से वो नाटक करते थे, जनता उसको उनको पैसा देती थी, वो नाटक करते थे। हबीब साहब ने भी प्रोजेक्ट लिया, लेकिन हबीब साहब का चरणदास चोर प्रोजेक्ट के लिए नहीं स्थापित है। हबीब साहब का पोंगा पंडित नहीं स्थापित है, वो स्थापित है जनता के नाटक को लेकर। ऊषा गांवली का नाटक अगर रुदाली अगर प्रसिद्ध है तो किसी प्रोजेक्ट को लेकर नहीं है, उसके कथ्य को लेकर, उसके रंग शिल्प को लेकर, उसके अभिनय शिल्प को लेकर, उसके अभिनेता को लेकर वह प्रसिद्ध होता है। तो इस दौर में आप देखते हैं कि किस आप जन पक्षधर जो नाटक है उसको ही लोगों ने पसंद किया। साथी दिवाकर जी भी कह, रविंद्र कुमार दिवाकर अभी हमारे साथी हैं, उन्होंने कहा अभी लिखा है कि बिंब की बात, एक दौर चला, जब एक दौर चला कि कविताओं का दौर चला, उसमें बिंब की तलाश शुरू हो गई। हमारे बेगूसराय में भी बहुत सारे लोगों ने नाटक किया, हमने भी हरिजन गाथा किया, नागार्जुन की कविताओं का मंचन किया, प्रवीण गुंजन ने किया, मुक्तिबोध के की कहानी का मंचन किया, समझौता, संतोष राणा ने किया, पटना के कई साथियों ने किया। ये जो तमाम लोग जो कर रहे थे नाटक, वो बिंब की तलाश कर रहे थे। और बिंब की तलाश कहाँ से शुरू होती है? उसकी शुरुआत उसकी होती है किसी कविता से। अब कविता के किसी शब्द को लेते हैं, किसी शब्द को लेते हैं, हम अग्नि को लिए, जल को लिए, किसी दीवार को लिए। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में की प्रस्तुति हो रही है, उसमें आप दीवार की लेते हैं, उसकी भित्ति को लेते हैं, उसके टूटते हुए दीवार के टूटते हुए पलस्तर को लेते हैं, वो एक बिंब को आप तलाश करते हैं। और उस बिंब के तलाश के आधार पर आप पूरे नाटक की संरचना को तैयार करते हैं, दर्शकों के सामने आप उसको परोस देते हैं। लेकिन साथियों, वहां एक खतरा है। उस बिंब की तलाश को अगर आप सीधे रूप में रखेंगे तो आपके दर्शक समझेंगे। क्योंकि आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आपके दर्शक लोक नाट्य परंपरा से आगे बढ़े हैं,
आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके दर्शक जो हुआ ब्रेक के नाटक को उन्होंने देखा है, गौर किया है, इस चीज को वो समझ रहे थे। आपके दर्शक गुरुत्वाकर्षण और बादल सरकार के इंटीमेट थिएटर को समझ रहे थे। आपके दर्शक सीधे बिंब में नहीं जा सकते हैं, उनको दिक्कत होगी। आप उनको डिजाइन एलईडी के पूरे तामझाम के साथ समझाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं समझेंगे। हाँ, आप अगर ये तलाश करते हैं कि मान ली सहज की आप कोणार्क नाटक की बात आप करें, कोणार्क नाटक में एक गुंबद को टूटने की बात होती है, और मंच पर अगर आप किसी कलश को या किसी मिट्टी के बर्तन को तोड़ देते हैं और उसको अगर कहते हैं कि ये गुंबद टूटा, ये बात समझ में आती है, ये बिंब समझ में आता है। लेकिन जब आप उसको लाइट से एलईडी से मारते हैं और पूरा उसको जिग जैग स्थिति में करते हैं, तो जो पढ़े लिखे जो रंग दर्शक हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो आम दर्शक हैं जिनकी भूख आपके लिए है, आपके नाटकों को लेकर है, वह इस बिंब को नहीं समझेंगे, वो कंफ्यूज करेंगे। इस कंफ्यूजन को समझना होगा हमारे रंग दर्शक को, इस बात को समझना होगा। हम डिजाइन डिवाइस में जाएंगे, ठीक है, मैं डिजाइन और डिवाइस के खिलाफ नहीं हूं, डिजाइन और डिवाइस में हम जाएंगे, लेकिन हमें यह देखना होगा कि हमारा टेक्स्ट तो नहीं मर रहा है, हमारे टेक्स्ट की आत्मा तो नहीं मर रही। स्थानीय सिलेबस किसी बात को कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारा टेक्स्ट अगर जिंदा रहेगा तो हम सबटेक्स्ट चुन लेंगे, हमारा टेक्स्ट जिंदा रहेगा हम सबटेक्स्ट चुन लेंगे, हम अभिनय के सबटेक्स्ट चुन लेंगे, हम उसके परिवेश के, उसके वातावरण के, उसके वस्त्र विन्यास के सबटेक्स्ट को हम चुन लेंगे। और सबटेक्स्ट का चुनना ही तो बिंब का चुनना है, सबटेक्स्ट का चुनना ही तो बिंब का चुनना है। लेकिन बिंब किस प्रकार का हो, यह बिंब कविता में मुक्तिबोध अगर कहते हैं बिंब में, तो उनकी कविता को समझने की ताकत भी है। वो उनकी कविता उस बिंब में कहने की भी ताकत रखती है। नागार्जुन अगर बिंब से थोड़ा हटकर सीधी बात भी कर लेते हैं तो उनमें उस शब्द को रखने की ताकत है। चेखक अगर अपनी बात को वो कह देते हैं, डाउन द मैन में अगर कह देते हैं, तो आप यह समझ सकते हैं कि किस तरह से हिंसा और सेक्स कैसे लोगों को उत्तेजित करता है, कैसे आकर्षित करता है। उस हिंसा को आप महसूस कर सकते हैं, मानवीय हिंसा को महसूस करते हैं। चेखव उस कहानी में जब एक व्यक्ति वह डूबने के लिए जाता है, उसको डूबते हुए चेखव देखता है और उसको बचाने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम वह नहीं ले पाता है। यह जो दर्द है, इस दर्द को हम किसी अन्य बिंब से नहीं दिखा सकते हैं, इस दर्द को हम उस अभिनय से ही दिखा सकते हैं। उसमें अभिनय की हमको तलाश करनी पड़ेगी। वहां पर मुझे समुद्र दिखाने से काम नहीं चलने वाला है, वहां पर समुद्र के लहर के थपेरे को बहुत ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, वहां अभिनेता के अभिनय को दिखाने की जरूरत है। ये बिंब हम एक और देखें, एक और हम समुद्र के लहर को दिखा रहे हैं, दूसरे अभिनेता के अभिनय को दिखा रहे हैं कि वह मवाली किस तरीके से डूब रहा है और वो उसके डूबने को कैसे वह मजा ले रहा है। वह उसका जो लेखक है, जो खुद चेखव अपनी कहानी कहते हैं, तो ये इसको समझना है कि ये बिंब कहां से हम तलाश कर सकते हैं। साथियों, ये सारी बातें हुई। एक दो चीज और मैं कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि लगभग 40 मिनट से का वक्त मैंने लिया। मुझे यह लग रहा है कि एक चीज और कि मैकेनिज्म जो है, वो मैकेनिज्म से भी अभिनेता को हटने की जरूरत है। और इसीलिए ब्रेख्त भी इस बात को कहते हैं कि अभिनेता को इस बात को समझना पड़ेगा कि हम अभिनय कर रहे हैं, हम राजा का रोल कर रहे हैं तो हम राजा हैं, हम हत्यारे का रोल कर रहे हैं तो हम यह समझे कि हम हत्यारा हैं। नहीं तो वही बात होगी, अगर हत्यारे के रोल कर रहे हैं और हम अगर पूरे भावना प्रधान हो गए तो चले गए, हत्या संभव है कि हत्या हम कर दें। मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूँ पारसी थिएटर का। मैं जिस गांव से आता हूँ, चरिया बरियारपुर गांव से, वहाँ दुर्गा पूजा का समय था, नाटक हो रहा था। उस गांव में एक हाथी के व्यापारी थे, वो हाथी बेचते थे यहाँ सोनपुर मेला में। वो बहुत बड़े पैसे वाले थे। उनका जो लड़का था वो लड़का हमारा मित्र था और उसको रोल करना था। और वो जब रोल कर रहा था, एक डाकू का रोल उसे करना था,
तो उसमें उनको बड़ा सा मूछ लगा दिया गया, और वो मूछ लगा दिया हुआ जो वहाँ के मेकअप मैन थे, उन्होंने जो मूछ लगाया वो उनके पिता के जो मूछ थे उनका एकदम हूबहू लगा दिया। और नीचे से किसी दर्शक ने कहा कि देख लीजिए कि राम सिंह आ गए हैं, उनके पिता का नाम लिया। और इस बात पर वो इतना क्रोधित हुआ कि वह मंच पर से कूद के उसकी पिटाई कर दिया उस दर्शक की। अब आप बताइए कि यह भी एक नाटक का रूप है, इसे आप किस रूप में कहते हैं? यह जो मजा है, नाटक का मजा, जो लाइव मजा है, वो उसको आप कैसे लेते हैं? इस बात को भी समझने की जरूरत है। मैंने एक थोड़ा सा चीजों को हल्का करने के लिए इस प्रसंग को रखा। अब सवाल ये उठता है कि नाटक तो हम करते हैं दर्शकों के लिए। मृतोबस्की ने भी ये कहा कि अगर एक दर्शक है, एक अभिनेता है तो काफी है, नाटक होगा। ब्रेक नाटक दर्शकों के बीच में जाने की बात करते हैं, और ये भारत सरकार तो कहते हैं कि दर्शक के पास जाओ, गांव में जाओ, उसके घर पे जाओ, जाकर नाटक करो, दर्शकों को अपना अभिनेता उसको बनाओ, उसको स्वीकार करो, उसको एक करो। आप जुलूस को देख सकते हैं, जुलूस के का जो अंतिम रूप है, अंतिम जो दृश्य उसको आप देख सकते हैं, किस तरीके से दर्शक को वो बुलाते हैं और दर्शक को अभिनेता बनाते हैं। लेकिन अब क्या करें इस कोरोना के दौर में? हम घर में बंद हैं, हम कैद हैं, हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हम फोन से बात कर रहे हैं, आपसे भी हम बात कर रहे हैं लाइव में, ये टेक्नोलॉजी है। इसलिए मैंने कहा कि अगर टेक्नोलॉजी है तो उसको स्वीकार करें, लेकिन एक हद तक उसे स्वीकार करें। डिजाइन अगर आया, टेक्निक आया, लाइट आया, साउंड आया, मंच आया, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट के सवाल पर, उसके बुनियाद के सवाल पर, उसके मैसेज के सवाल पर। इसी चीज को आज की डेट में हम क्या करें? क्या रंगकर्मी बैठ जाएगा? क्या रंगकर्मी इस कारण से डिप्रेशन में चला जाएगा कि उसके पास पैसे नहीं है? यह समस्या सिर्फ हम रंगकर्मी के पास नहीं है, यह समस्या उन मजदूरों को देखिए। वो गाना आप याद कीजिए कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया को देखा तो अपना गम में भूल गया। लेकिन आपको यह सोचना पड़ेगा, यह समस्या रंगकर्मी को आई आज, तो उसके लिए हम रंगकर्मी दोषी हैं। हमने कोई अलग से एसेट तैयार नहीं किया साथियों, हम प्रोजेक्ट में रह गए, हम मजदूर बन के रह गए, हम मालिक और मजदूर का जो रिश्ता है उसको हम कायम करने में रह गए। हम साथी नहीं कर पाए अपने सीनियर को, हम अपने सीनियर को, हम अपने प्रोजेक्ट के जो मालिक हैं, हमारे रंगकर्मी साथी हैं, उनको मालिक मानने लगे, वो मुझे मजदूर मानने लगे। वो 200-300 रुपया में हमें हमारा वो गुजारा भत्ता हमको करने लगे, वो मीना मंच में हमें घुमाने लगे, वो हमें शौचालय हमसे बनवाने लगे। क्या जनपद नाटक का यही दौर था? उस समय भी राजनीतिक पार्टियां नुक्कड़ नाटक करवाया करती थी, लेकिन उसके मूल में मजदूरों, किसानों, गरीब गुरबों के हक की बात होती थी। लेकिन आज के दौर में नाटक की क्या आपकी भूमिका है? आपके नुक्कड़ नाटक में क्या भूमिका है? आपका नुक्कड़ नाटक होता है शौचालय के लिए, आपका नुक्कड़ नाटक होता है पल्स पोलियो के लिए। आप करें, सरकार पैसा दे रही है, आप करें। आपको पेट चलाना है, हमें पेट चलाना है, हम करेंगे। लेकिन साथियों, एक समानांतर रंगमंच भी चलना चाहिए। हम उस 200 रुपया, 500 रुपया, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया के चक्कर में हम समानांतर रंगमंच को ना भूलें। जो हमारी बुनियाद है, जो हमारा हक है, जो हमारा हकूक है, जो हमारी वेदना है, जो हमारी संवेदना है, जो हमारे मन को झकझोरता है, जो हमें डिप्रेशन से निकालता है, हम उस नाटक की चर्चा कर रहे हैं जो हमें सुकून दिलाता है। हम नाटक के 2 धारा को लेकर चल सकते हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, हम प्रोजेक्ट करेंगे, लेकिन हमारे पास ये भी जज्बा होना चाहिए कि हम दर्शक से भी पैसा लें, हम दर्शक के पास टिकट बेचने के लिए जाएं, हम नवधनाढ़ियों से भी पैसा लें। लेकिन मुझे इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर नवधनाढ़ आते हैं मंच पर, तो उसके साथ साथ हमारा जो दर्शक, आम दर्शक है, रिक्शा वाला, ठेला वाला, दुकानदार वाला, वो भी आवे हमारा दर्शक। वो यह देखकर नहीं घबरा जाए कि मर्सिडीज कार लगी हुई है किसी भवन में प्रेक्षागृह के बाहर, वह देख कर नहीं घबरा जाए कि किसी पुलिस मैन का बड़ा पदाधिकारी की गाड़ी लगी हुई है और वो मुझे मेरी पिटाई कर देगा। वह यह समझ कर नहीं आ जाए कि इंटीमेट थिएटर के नाम पर उसे 50 लोगों की मौजूदगी होगी और 91 की मौजूदगी नहीं होगी। इस बात से वह घबरा न जाए। वह दर्शक हमारा है, वह दर्शक हमारा कंटिन्यू करेगा।
आप इंटीमेट थिएटर करें, नाटक के कई प्रयोग में जाएं। मैं जब पिछले साल गया गोवाडांगा वेस्ट बंगाल अपने साथी सचिन मोहित तमाम साथियों के साथ हरिजन गाथा लेकर, इंटीमेट थिएटर वहां हो रहा था। मैंने कहा वहां के साथियों से, आशीष दास, उनसे मैंने कहा कि आप इंटीमेट थिएटर कर रहे हैं, मुझे मजा नहीं आ रहा उस तरीके से, इससे अच्छा होता है कि मैं नुक्कड़ कर लेता बाहर में जाके। उन्होंने इंटीमेट थिएटर की आवश्यकता है, इसलिए आवश्यकता है कि इंटीमेट थिएटर करते हो 25 आदमी 50 आदमी को दिखाने में, तो आप प्रस्तुति बार बार करते हो, एक प्रस्तुति को बार बार करते हो, नहीं तो आप बार बार नहीं कर सकते हो। इस बात को समझने की जरूरत है। इसीलिए बंगला थिएटर आप कह सकते हैं कि वो उन्नत है। आप इसीलिए कह सकते हैं कि बंगला थिएटर में बादल सरकार से जाते थे घर पे, आंगन थिएटर के बाद इसीलिए करते थे। और इसी कारण से आप देखते हैं कि एक मध्य प्रदेश से की महिला जिनकी शादी होती है पश्चिम बंगाल मूसा गांवरी की, और वहां हिंदी नाटक उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की और किया। इस दर्द को समझिए कि एक बंगला थिएटर के बीच में हिंदी नाटक को स्थापित करना एक महिला के लिए कितने जुनून की बात होगी। लेकिन आप जब थिएटर करें तो एक एसेट तैयार करें साथियों, इसलिए तैयार करें। सिर्फ थिएटर से आपका काम नहीं बनेगा। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं। मैं अगर वकालत करता हूं तो थिएटर करता हूं और जीविका चला लेता हूं। आप भी प्रोजेक्ट लें, लेकिन आपको यह देखना पड़ेगा कि हमारा अपना रंगमंच क्या है, आपका अपना अलग से कोई एसेट है या नहीं। आप अलग से भी एसेट बनाएं, नाटक करें, मिजाज बुलंद रखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। साथियों, मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी बातें कह दी, फिर कभी बात होगी, अगर इजाजत हो तो मैं अपनी बात को समाप्त करूं, आपसे विदा लूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सलाम।